अब हम करेंगे माता के अंचल पाठ के प्रश्न अभ्यास। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बच्चे को हृदय स्पर्शी प्रेम की, स्नेह की पहचान होती है, ये हम सब जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी जानता है इस चीज़ को। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। विपदा आई थी, क्या सांप निकल आया था और बच्चा भाग गया था। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। ये हम सभी जानते हैं कि माँ के पास आकर जो शांति मिलती है वो हमें पिता के पास भी नहीं मिलती। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था, रोना क्यों भूल जाता था? भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता था। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता था। क्रीड़ा करना का मतलब होता है खेलना। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी, हुड़दंग का मतलब खूब जो शरारत वाले खेल होते हैं, अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। इसे सिसकना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता था। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो लिखिए। ये मूलतः वैसे विद्यार्थियों के लिए ही प्रश्न है, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लिखा गया। आप कोई और भी तुकबंदी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एकाध तुकबंदियाँ याद हैं, जैसे अटकन बटकन दही चटाकन बन फूले बंगाले और अक्कड़ बंकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। आपने सुने होंगे इसमें से एक दो ज़रूर। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, आप आज के युग के बच्चे हैं और ये 1930s का उपन्यास है, याद रखिए 1930s का, और आप आज सन 2021 में जी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग ये है 1930s का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2000 तक 70 साल और अब लगभग 20 साल और 90 साल पुराना जीवन करीब आप इसमें देख रहे हैं। तो इतना पुराना जो गांव हम देहात था उसको देखते हुए आज के जीवन में कितना बदलाव आ गया है। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। सबसे बड़ा अंतर क्या है? उस समय जो गांव देहात में खेतों में जो चीज़ें होती थी उन्हीं को खिलौना बना लिया जाता था। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते व खुश होते थे। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। अब बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं पेरेंट्स, जबकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बच्चा खेल रहा है, निश्चिंत है माँ बाप, आसपास का माहौल भी बड़ा सुरक्षित होता था, बच्चों को के लिए कोई डर नहीं होता था माँ बाप के मन में। आज हर पल डर लगता है। तो हमारा समाज ऐसा था जिसमें बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। आजकल हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। हम पैसे लगा के चीज़ें लेके आते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेके आते हैं, ये मुफ्त की चीज़ें हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से, सुलभता का मतलब आसानी से मिलने वाली व बिना मूल्य खर्च किए प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। ये कह दिया जाता है, माता पिता कहते हैं आपको 1 घंटा खेलना है, 1.5 घंटा खेलना है, 2 घंटा खेलना है, लेकिन इस समय हम देखते हैं कि कोई समय की सीमा नहीं है। अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती। स्वच्छंदता का मतलब एक आपको फ्रीडम नहीं होती, किसी तरह से आप एकदम फ्री नहीं हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहती है। बच्चों को माँ बाप के कहे अनुसार निश्चित समय पर खेलना है, निश्चित समय पर घर से बाहर जाना है, नहीं जाना है, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। जबकि गांव देहात के इन खेलों में हम देखते हैं कि किसी भी तरह की कोई
सीमाएं नहीं हैं। और सीमा का मतलब ये नहीं है कि बच्चे उद्दंड हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, क्योंकि बचपन में बहुत अधिक पाबंदी के अंदर बच्चे को रखने का मतलब ये है कि हम उसके बचपन को बंधन में बांध रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रश्नों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। बहुत सारे प्रसंग हैं वैसे तो, इसमें कुछ प्रसंग दिए गए हैं, आप कोई और प्रसंग भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। दूसरे, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होकर बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। उनका प्रसन्न होना बहुत ही आनंदित करने वाला होता है। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन की घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। अब ये देखिए, ये जो विवाह वाला जो उनका खेल था उसके अलग अलग दृश्य यहाँ पर हमने उल्लिखित किए हैं। समधी बकरे पर बैठ के जाता है, दुल्हन को लिवा के लेके आ रहे हैं, और लेखक के जो पिताजी हैं वो आकर चुपके से दुल्हन की घूंघट उठाकर देखते हैं कि कौन सा बच्चा दुल्हन बना है। तो हमें क्या दिखाई देता है इसमें कि बच्चे वहाँ के समाज, वहाँ की सोसाइटी के प्रति कितना ज़्यादा रुझान रखते हैं। रुझान का मतलब है झुकाव, एक इंक्लिनेशन दिखाई देता है। तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका भोलापन नज़र आता है। कितना अधिक उनको अभिनय करना आता है, एक्टिंग करनी आती है, ड्रामा उनकी ज़िंदगी में कितना अच्छे ढंग से समाया हुआ है। हम ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं कि वो बड़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने खेलों में वैसी ही नाटकीयता, वैसा ही अभिनय ला देते हैं। स्वांग का मतलब है रूप धरना, मतलब जैसे कोई दूल्हा बन गया, कोई दुल्हन बन गई, कोई लड़के का पिता बन गया, कोई लड़की का पिता बन गया, इस तरह से अलग अलग स्वांग रचना, लेकिन उसमें एक भोलापन है, इसमें किसी तरह का कोई छल कपट दिखावा वगैरह नहीं है। एकदम खोए हुए हैं बच्चे अपने बचपन में। कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है। मर्म स्पर्शी का मतलब दिल को छू देने वाला दृश्य है ये। अनायास माँ की याद दिला देता है। कोई भी व्यक्ति हो इस कहानी को पढ़कर भूल नहीं पाएगा उसकी माँ ने किस तरह से उसका पालन पोषण किया था और किस तरह से उसे बचपन में उससे लगाव था। कोई बड़ा व्यक्ति भी ऐसा नहीं भूल पाएगा। छठा प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था 1930s का भारत है ये। उस समय गाँव में कैसी कल्चर थी उसका चित्रण है, और आज गाँव में कितना परिवर्तन हो गया हम सब भी अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। गाँव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छाँवों के में घिरा कच्ची मिट्टी और छान का घर हुआ करता था। छान का मतलब छप्पर का घर। आज ज़्यादातर गांव के में पक्के मकान भी देखने को मिलते हैं। पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे। आज एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया। ये हमारे आज के समाज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पहले हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे। आज एकल संस्कृति यानी न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कल्चर हम लोगों के जीवन में पनप गई है, जो गाँवों में भी दिखाई देने लगी है। अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पहले लोग प्रकृति के ज़्यादा निकट थे, अब साइंस का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों के संपर्क में आ गए हैं। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली आ गई है, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर आ गया है, घरेलू खाद के स्थान पर बाज़ार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग हुआ है, जिसमें केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा होने लगा है प्रयोग, तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग भी किया जा रहा है। पहले देसी दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ सब ले ली जाती थी।
घरेलू नुस्खों से लोग ठीक हो जाते थे और आबो हवा गांव की इतनी पवित्र और शुद्ध होती थी कि लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। अब अंग्रेज़ी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं। पहले की तुलना में अब किसानों यानी खेतीहर मज़दूरों की संख्या घट रही है। खेतीहर मज़दूर कौन होते हैं? जो ज़मींदार वगैरह की ज़मीन पर यानी किसी और की ज़मीन पर मेहनत करके कमाते हैं, उनको मेहनत का पैसा दे दिया जाता है और जिसकी ज़मीन होती है असली फ़ायदा उसको होता है। तो ऐसे लोग अब कृषि करने वाले मज़दूर कम होते जा रहे हैं, यानी लोग मेहनत कम करना चाहते हैं। लोग शहरों में आकर छोटे मोटे काम करना चाहते हैं। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। आज बनावटीपन देखने को मिलता है। आज आडंबर आ गया है लोगों के जीवन में, जबकि बहुत ही सीधापन था। स्वाभाविक ढंग से लोग जीते थे, दिखावा नहीं करते थे। 7वां प्रश्न, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित करिए। देखिए, डायरी लेखन एक विधा होती है जिसमें हम जिस स्थान पर लिख रहे होते हैं उस स्थान का उल्लेख करते हैं, समय का उल्लेख करते हैं, दिनांक का उल्लेख करते हैं और फिर हम उस दिन की किसी घटना को उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर एक घटना दी गई है, डायरी शैली में लिखी गई है। आप कोई और घटना भी लिख सकते हैं अगर आपको बचपन की याद हो, या अपनी तरफ से बना कर या किसी और की सुनी हुई घटना को भी अपनी घटना के रूप में पेश कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए। मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रहा था। कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर से आम तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आंख पर लगा। मैं ज़ोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। तो ये एक घटना लिखी हुई है, ऐसी कोई और घटना भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, आप लोग रस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक वात्सल्य रस होता है, इसलिए मैं यहाँ ही बता देना चाहती हूँ वात्सल्य का क्या मतलब होता है। माता पिता और बड़े लोगों का जो बच्चों के प्रति स्नेह होता है उसको हम वात्सल्य कहते हैं। तो माता पिता का जो वात्सल्य यहाँ व्यक्त हुआ है उसको यहाँ आपको शब्द रूप में लिखना है। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। शैशव यानी जो शिशु का समय होता है, शिशु जब छोटा बच्चा होता है उस समय का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ करना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना और उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना। क्रीड़ा का मतलब खेल। उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता ममता और वात्सल्य से भरपूर हैं। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है। तरह तरह के स्वांग रचना, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालना, उनके नाम ले लेके उसको खाना खिलाना, ये सब बताता है कि वो कितना स्नेह करती हैं अपने बच्चे से। वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा ठीक से भोजन करे। जो अपने पुत्र को के भोजन को लेकर चिंतित है, उसके नरिशमेंट को लेके बहुत चिंतित रहती हैं कि अच्छे से खाना चाहिए बच्चों को। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। उसको बड़ा दुख होता है, उसको बड़ा कष्ट होता है कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल है अपने बच्चे को लेकर कि जैसे ही बच्चे को कांपते देखती है डर के मारे तो वो खुद भी रोने लग जाती है। बाद में बात पता चलेगी क्या कारण है, लेकिन उसका दुख उसे सहन नहीं हो रहा। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। ये पाठ पढ़ने के बाद में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब ये भी विद्यार्थियों से प्रश्न किया गया है कि ये जैसा शीर्षक रखा गया है ऐसा आप कोई और भी शीर्षक सोच सकते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग पावर की परीक्षा लेने के लिए इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय
पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है। जब कहानी शुरू होती है तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि माँ की बात तो यहाँ आ ही नहीं रही है, पिता ही पिता उसके जीवन में छाए हुए हैं। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। जैसे वहाँ पर स्कूल के अंदर डांट पड़ रही थी तो भी पिता ही गए थे। हम देखते हैं कि पिता ही पिता उसके जीवन से जुड़े हुए हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उनकी उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। जो माँ का तड़पना है, माँ का जो अंदर तक व्यथित हो जाना, दुखी हो जाना है, रोना है, घबरा जाना है, माता वो पिता शायद उस सीमा तक परेशान नहीं होते। माता उसके भय से भयभीत हैं, उसके दुख से दुखी हैं, उसके आंसू से खिन्न है, परेशान हो जाती हैं। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती हैं। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। बस कैसे भी करके बच्चे को कोई कष्ट ना रहे, ये कोशिश है माँ की। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख और प्रेम का अनुभव कराता है। यही कारण है कि बच्चा माँ से अधिक जुड़ा होता है। उसको लगता है मेरे हर कष्ट में मेरी माँ मेरे साथ है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का अंचल क्यों उचित है। अब हमें समझ में आ जाता है कथा के अंत तक कि ये शीर्षक ठीक ही है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। यहाँ पे एक सजेशन है, आप कोई और भी शीर्षक सजेस्ट कर सकते हैं। 10वां प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब ये तो माता पिता की बात थी। अब तक बच्चे भी तो अपना प्रेम माता पिता के प्रति व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए प्रश्न किया गया है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। माता पिता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने माता पिता से अधिक बात करें। बात करते करते हम जाने कितनी अच्छी अच्छी बातें उनसे सीखते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर हम क्या कह सकते हैं कि आप कोई हमें कहानी सुनाइए या आप हमें कहीं घुमाने के लिए ले चलिए या हमारे साथ कोई खेल खेलिए। तो हम माता पिता के प्रति अपने प्रेम को ही व्यक्त करते हैं ऐसे माध्यमों से। वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। जब माता पिता उनकी कोई जिद रख देते हैं या उनकी मनपसंद की कोई चीज़ ला देते हैं या मंगवा देते हैं तो बच्चे उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। ये उनका प्रेम प्रदर्शन ही होता है। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर तरह तरह के खेल आउटडोर इंडोर खेलते हैं तो माता पिता के प्रति प्यार झलकता है बच्चों का। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि माता पिता जैसा कोई भी नहीं होता दुनिया में। उनका जैसा स्नेह होता है उसके लिए हम बच्चों को, चाहे वो किसी भी पीढ़ी के बच्चे हों, माता पिता के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए और उनके साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे कि माता पिता खुश हों, प्रसन्न रहें और उनको अच्छा लगे। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, ये भी आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है प्रश्न। आप देखिए कि ये पुराने ज़माने के भारत का गांव देहात का वर्णन है और आपकी आज की जो दुनिया है बहुत बदल चुकी है। इसमें क्या अंतर है बताना है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पृष्ठभूमि का मतलब उसकी बैकग्राउंड क्या है, पूरी तरह से गाँव के जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है, 30s की है, 1930s की। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। आज निश्चित रूप से हम लोगों ने जो एजुकेशन सिस्टम बना दिया है उसमें बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत अधिक दबाव है और कुछ नहीं तो एक प्रतिबंध है, एक बंधन है। वो स्वेच्छा से खुशी खुशी पढ़ाई नहीं करते। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के लिए अधिक साधन नहीं थे।
ये बात तो है कि उन लोगों के पास में खेल खिलौने बहुत अधिक नहीं थे, वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। नेचर से मिट्टी मिल गई, पत्ते मिल गए, फल मिल गए, या कंकर मिल गए, कुछ भी चीज़ें जो प्रकृति से मिलती हैं उनसे ही खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी कक्षा में भर्ती करा दिया जाता है। अब देखिए आज के बच्चे की क्या विडंबना है कि जैसे ही वो थोड़ा सा समझ आई उसके अंदर, उसको नर्सरी में भर्ती करा दिया। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं। ये सब इंडोर गेम्स हैं, आप देखिए बाहर से जुड़े हुए नहीं हैं। और फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन खेलने या टेलीविज़न पर कार्टून आदि देखने में ही अपना समय बिता देते हैं। अब ये जो जितने भी खेल हैं ये हैं तो आउटडोर, लेकिन इनके लिए आपको पूरा किट चाहिए, आपको मैदान चाहिए, आपको प्रॉपर इसके लिए यूनिफॉर्म चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पैसा खर्च करके ख़रीदने वाली चीज़ें हैं। जबकि ये 1930 के भारत में बच्चे जब गांव में खेलते थे तो उनको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था, प्रकृति से चीज़ें ली और प्रकृति के बीच में खेला। अंतिम प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। देखिए आंचलिक उपन्यास हमने पहले एक शब्द पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश के गांव देहात का जो एकदम रिमोट एरिया होता है उसको अंचल कहते हैं। और बाद में ये परंपरा चली। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन ये 2 ऐसे उपन्यासकार, ऐसे साहित्यकार माने जाते हैं जिन्होंने आंचलिक रचनाएं की, यानी गांव देहात का यथावत वर्णन किया, वैसा का वैसा, बिल्कुल बहुत स्वाभाविक, बड़ा नेचुरल वर्णन किया। तो ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। तो ये आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप इन उपन्यासों को या इनकी रचनाओं को पढ़िए। तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा, ये भी आंचलिक उपन्यास है। तो आप अपने हिंदी के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उपन्यास की दृष्टि से इसको पढ़ सकते हैं, भारत के ग्राम्य अंचल से परिचित हो सकते हैं। तो इसके साथ आपके माता का अंचल पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनका स्मरण कीजिए, इनको समझ कर याद कीजिए। धन्यवाद।